एपिसोड 245 246। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन में गेस्ट रूम में सौदामिनी जी गुस्से से उबल रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नहीं नहीं, मैं अपनी इतनी साल की प्लानिंग को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। ये लड़की मेरे पूरे खेल को बर्बाद कर देगी। सालों पुराना राज कभी बाहर नहीं आ सकता। अगर किसी के आगे सच्चाई आ गई तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और ये प्रिया, ये भी किसी काम की नहीं है। ये यहाँ बचपन से है, फिर भी घर के सभी लोग इसके हाथ में क्यों नहीं है। अब आगे ऊपर से वो लड़की लगता है वो कोई मामूली लड़की नहीं है, उसके साथ तो वो मोक्ष राजवंश भी है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मेरी बरसों की प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। और वो लड़की डे से कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। लगता है वो कुछ तो जानती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। उस राज के बारे में तो किसी को भी नहीं पता, तो उस छोटी सी लड़की तो कैसे पता हो सकता। नहीं नहीं, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। सौदामिनी जी मन ही मन खुद को ही समझा रही थी। दादी माँ, आप सुन क्यों नहीं रही है। तभी स्नेहा की तेज आवाज से सौदामिनी जी होश में आए। दादी माँ, आप क्या सोच रही हो, मैं आपको कब से बुला रही हूँ। स्नेहा ने थोड़ी चिड़ी हुई आवाज में कहा। क्यों, क्या हुआ, कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम्हें। सौदामिनी जी ने उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहा, जिस वजह से स्नेहा थोड़ी डर गई। फिर बोली, दादी माँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपने तो बोला था ये सब कुछ हमारा है और नाना जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर जब वो लड़की ईशानी हम दोनों को बेइज्जत कर रही थी और मुझे मार रही थी, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए मेरी गाल कैसे फूलकर लाल हो गया है। ऊपर से नानी माँ ने भी आपकी और मेरी बेइज्जती की। और वो गवार अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़की ईशानी को मोक्ष कैसे पसंद कर सकता है। उसे तो मेरा होना चाहिए था। आखिरकार मैं उस लड़की से ज्यादा कैपेबल हूँ। मोक्ष राजवंश क्या सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर उसे प्यार करता है। उसकी बात सुनकर सौदामिनी जी उसे समझाते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, वो इतने बड़े खानदान की बारिश इस लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। वो जरूर इसके साथ इसकी खूबसूरती की वजह से टाइम पास कर रहा होगा। क्या पता वो इसे शादी भी करेगा या नहीं। वो एक ना एक दिन इसे छोड़ जी देगा। वैसे ये अच्छी बात है, उस लड़की ईशानी की वजह से ही सही पर वो यहाँ आ रहा है। तब तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उसे अगर इम्प्रेस कर सकती हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तुम उस ईशानी से बेहतर हो तो तुम्हारे पास तो और भी ज्यादा मौका है। अपनी दादी माँ की बात सुनकर स्नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसे भी उनकी बात बिल्कुल सही लगी, तो वो वहां से अपनी रूम में चली गई। उसे लग रहा था मोक्ष ईशानी को छोड़ने जरूर आएगा, इसलिए वो खुद को हॉट और सेक्सी दिखाना चाहती थी, ताकि उसकी परफेक्ट फिगर को देखकर मोक्ष का मन बदल जाए। वैसे भी एक लड़का चाहे कितना भी टॉफ क्यों ना हो, एक लड़की की सेक्सी फिगर को रेजिस्ट तो नहीं कर सकता। वहीं उसकी जाने के बाद सौदामिनी जी ने किसी को छुप कर कॉल किया और बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष और ईशानी क्लब से बाहर आ गए थे। मोक्ष ईशानी को लेकर वापस अपने विला चला गया। आज ईशानी मोक्ष के साथ ही रुकने वाली थी, क्योंकि ये मोक्ष का जिद था। आज वो ईशानी को छोड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कल से ईशानी फिर कॉलेज और अपनी कामों में बिजी हो जाएगी और उसे टाइम नहीं देगी। इसलिए वो आज का पूरा टाइम ईशानी के साथ ही बिताना चाहता था। दोनों के जाने के बाद कोई ग्लास विंडो से साइड हुआ। ये कोई और नहीं, रोशन था को ऊपर से म्यूजियम की ग्लास विंडो से मोक्ष और ईशानी को जाते हुए देख रहा था। सिर्फ वही नहीं, उसकी दूसरी साइड पर कोई और भी थी। ही कोई और नहीं, रोशनी थी, जिसकी आंखों से मोक्ष और ईशानी को साथ देखकर आंसू बह रहे थे। आज उसकी दिल को बहुत चोट पहुंची थी। वो सच में मोक्ष से काफी प्यार करती थी और उसे दूर से ही देखकर हमेशा खुश हो जाती थी। सिर्फ मोक्ष की वजह से ही उसने बिजनेस की पढ़ाई की, जबकि उसे एक्टिंग और मॉडलिंग में इंटरेस्ट था। पर सिर्फ मोक्ष के लिए उसने अपनी पैशन को भी सैक्रिफाइस कर दिया और उसी कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई की जहां पहले मोक्ष पढ़ता था। वो मोक्ष के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो मोक्ष के लिए सिर्फ एक बर्डन बन जाए। उसने स्टडी के बाद अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, ताकि किसी डील या प्रोजेक्ट के जरिए वो मोक्ष के साथ मिल पाए और उसके साथ काम कर पाए। वो भी बहुत केपेबल और डिटरमाइंड थी, इसलिए तो वो इतनी जल्दी सब कुछ सीख गई। उसने बहुत सारे रिश्ते ठुकरा दिया। वो 27 साल की होने वाली थी। 5 सालों से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, फिर भी उसने किसी को हाँ नहीं कहा। सिर्फ मोक्ष के वजह से, क्योंकि मोक्ष सिंगल था और उसे उम्मीद थी कि वो मोक्ष से ही शादी करेगी। उसने डिसाइड किया था कि अगले हफ्ते से उनकी जो प्रोजेक्ट राजवंश कॉर्पोरेशन के साथ होने वाली है, वो उस प्रोजेक्ट को मोक्ष के साथ मिलकर करेगी और उसी वक्त वो उसे अपनी दिल की बात भी बता देगी। पर अब वो क्या करेगी, कैसे मोक्ष को अपनी दिल की बात बताएगी। उसकी दिल में ये बात किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे ये सच बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रिलैक्स रोशनी, पीछे से चारू की नर्म आवाज आई तो रोशनी ने अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिया। वो बहुत उदास थी और ये बात चारू अच्छे से जानती थी। आखिरकार उसकी दोस्त जो थी, उसने रोशनी को मोक्ष के पीछे पहलों की तरह भागते देखा था। उसने मोक्ष के लिए अपनी पसंदीदा करियर तक को छोड़ दिया, पर मोक्ष किसी और का है।
और वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही अपनी दोस्त की मदद कर सकती थी, क्योंकि ईशानी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जिसे आसानी से दबा दिया जाए। वो बहुत पावरफुल थी, उसकी एक भी आइडेंटिटी के सामने तो बड़े बड़े खानदान भी झुक जाएंगे। इतनी पावरफुल लड़की से वो कभी भी उलझने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। फिर भी वो रोशनी को शांत कराते हुए बोली, अभी तो उनकी शादी नहीं हुई है, तुम्हारे पास अब भी मौका है, इतनी उदास होकर हार मत मानो, क्या पता आगे चलकर उन दोनों की ब्रेकअप हो जाए और तुम्हें एक चांस मिल जाए। पर उसकी इस बात का रोशनी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो फीकी हंसी हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि कोई चांस है? उन दोनों की आंखों में प्यार दिख रहा है और मोक्ष तो शायद सबसे ज्यादा प्यार करता है। आज तक मैं मीटिंग में, पार्टी में, प्रोजेक्ट में कितनी बार मोक्ष से मिल चुकी हूं, पर आज तक उसने मुझे एक नजर देखा तक नहीं। मैंने देखा है दूसरों के साथ उसका बिहेवियर कितनी ज्यादा रूड है, पर इस लड़की के सामने वो कितनी जेंटल तरीके से बिहेव कर रहे हैं। शायद अब मेरे लिए कोई मौका नहीं है। इतना कहकर वो उदासी से अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वहां से अपने दादाजी के पास चली गई। उसे अब यहाँ नहीं रहना था, यहाँ रहकर उसकी दिल में दर्द हो रहा था। वो अब यहाँ से घर जाना चाहती थी। वहीं एक अंडरग्राउंड शेल्टर जैसी जगह में कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनमें से कुछ लोगों के चेहरे का भाव भयानक था। वहीं कुछ लोग अपने मुंह पर काले मास्क लगाए बैठे हुए थे। तो क्या तुम तैयार हो इस मिशन के लिए? एक आदमी जिसकी चेहरे पर ब्लैक मास्क था, उसने अपने सामने बैठे इंसान को देखते हुए बोला। तो सामने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वही डैनियल था, जिसकी सभी आदमियों को ईशानी ने मार दिया था और उसकी सारी ड्रग और ह्यूमन बॉडी पार्ट और लड़कियों की डीलिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया था। और कुछ दिन बाद ही मोक्ष ने डैनियल की पूरी बेस को बर्बाद कर दिया, जिस वजह से लगभग उसके सारे आदमी मर गए थे और उसकी बाकी का ठिकाना भी बर्बाद हो गया था। वो तो किंग और क्वीन से बदला लेना चाहता था, पर आज तक उसे किंग और क्वीन की असली पहचान के बारे में पता नहीं चला था कि वो दोनों मोक्ष और ईशानी ही है, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों सिर्फ माफिया की साल में होने वाली मीटिंग में ही आते थे। डैनियल अपने सामने बैठे आदमी को देखते हुए बोला, हाँ मैं तैयार हूं, पर मुझे क्या फायदा मिलेगा? उसकी बात सुनकर सामने बैठा आदमी बोला, एक बार अगर हमारी प्लानिंग कामयाब हो गई तो तुम भी आराम से फिर से अपना इलीगल बिजनेस यहाँ फिर से शुरू कर सकते हो। तब तुम्हें रोकने वाला शायद यहाँ को भी नहीं होगा। क्या ये सबसे अच्छा नहीं है? नहीं, मुझे किंग से बदला चाहिए और उसका पोजीशन भी चाहिए। एक बार किंग रास्ते से हट गया तो मैं क्वीन को अपना बना लूंगा, फिर मैं उसे अपनी कैद में रखकर सजा दूंगा, डैनियल ने गुस्से भरी आवाज में कहा। ठीक है, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो किंग भी मार जाएगा और लाखों लोगों के जाने जाएगी, तब तुम्हें बदला लेने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। उस आदमी की बात सुनकर डैनियल के चेहरे पर भी टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। सामने बैठा आदमी एक छोटी सी सीसी निकालकर डैनियल के हाथ में पकड़ा दिया। बस पहले ज्यादा से ज्यादा भीड़ की एरिया को टारगेट करो, जैसे कि स्कूल और हॉस्पिटल, गवर्नमेंट उनके लिए ही ज्यादा अलर्ट रहेगा। कुछ देर बाद कर दो और सीसी लेकर डैनियल अपने एक आदमी के साथ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे रूम से एक आदमी आया जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सिक्योरिटी की नजरों में बिना आए ये कर पाएगा? क्योंकि स्कूल और हॉस्पिटल में तो सिक्योरिटी टाइट है और सर्विलेंस कैमरा भी है। वो आदमी किसी राजा की तरह सोफे पर बैठते हुए पूछा। आप चिंता मत कीजिए, वो काम का आदमी है। इतना कहकर उस आदमी में सबको उस हॉल से बाहर भेज दिया और आपने चेहरे से मास्क हटा लिया। ये आदमी कोई और नहीं यशराज ठाकुर था। अगर एक बार ये फेल गया तो गवर्नमेंट भी हमारी मुट्ठी में होगी। उन्हें हम पर ही भरोसा करना होगा, तब हम जितना चाहे और जो चाहे उनसे डिमांड कर सकते हैं। सामने बैठे आदमी ने बिना किसी भाव के कहा तो यशराज वहां से उठकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। प्रिया गुस्से से सबको खाना सर्व कर रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इस घर की राजकुमारी थी, पर इस वक्त वो किसी मेड की तरह सबको खाना सर्व कर रही थी। उसकी मोम, डैड, भाइयों में से कोई भी उसे ये नहीं पूछ रहा है कि उसने खाना खाया है या नहीं। सब आपने आपने खाने में लगे हुए हैं। तभी सौदामिनी जी बोली, आपकी वो लाडली पोती कहाँ है? क्या वो रात भर ऐसे ही बाहर रहेगी? डिनर का टाइम हो गया है फिर भी वो नहीं आया अभी तक। क्या एक लड़की को इतनी देर रात तक बाहर रहना शोभा देता है? उनकी बात सुनकर सबका मम बन गया, सिर्फ दादाजी, सुकेत जी और आरती जी को छोड़कर। नंदिनी मन ही मन सोच रही थी, क्या इस बुढ़िया को एक पल के लिए शांति नहीं है? जब से आए हैं इशू के पीछे ही पड़ी है। लगता है सुबह ईशानी ने जो झटका दिया था वो इसके लिए बहुत कम था। वहीं रिहान और अयान भी यही सोच रहे थे कि अगर बुआ दादी का बिहेवियर ऐसा ही रहा तो ईशानी ने जैसे स्नेहा को मारा वैसे ही इन्हें मारकर इस घर से बाहर जरूर फेंक देगी। दर्शित बोला, वो आज रात नहीं आएगी, मैंने उसे कॉल किया था। वो मोक्ष के साथ उसके घर में रुकने वाली है। उसकी बात सुनकर सौदामिनी जी ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें झटका लगा हो। वो हैरानी से बोली, ऐसा बेहुदा हरकत वो कैसे कर सकती है? अब तक उन दोनों की शादी भी नहीं हुई है और वो उस लड़के के साथ उसके घर में रह रही है। क्या ये गलत बात नहीं है?
और आप लोगों ने उसे वहां रहने की परमिशन कैसे दे दिया? सोसाइटी क्या कहेगी जब कोई लड़की शादी से पहले ही लड़के के साथ रहने लग जाए? क्या ये संस्कार मिली है उसे? सौदामिनी जी गुस्से में बोल रही थी। वहीं स्नेहा की दिल में तो डे से मानो सांस ही लौट रहे थे। आखिरकार उसने मोक्ष के लिए ही तो इतना मेकअप किया था और इतनी सेक्सी ड्रेस पहना था ताकि वो मोक्ष के सामने खुद को बेस्ट दिखा सके और मोक्ष उसे देखकर इंप्रेस हो जाए। पर अब जब मोक्ष नहीं आने वाला है तो इतना सजने संवरने का क्या फायदा? वहीं स्नेहा की दिल में तो डे से मानो सांस ही लौट रहे थे। आखिरकार उसने मोक्ष के लिए ही तो इतना मेकअप किया था और इतनी सेक्सी ड्रेस पहना था ताकि वो मोक्ष के सामने खुद को बेस्ट दिखा सके और मोक्ष उसे देखकर इंप्रेस हो जाए। पर अब जब मोक्ष नहीं आने वाला है तो इतना सजने संवरने का क्या फायदा? अब आगे उसे तो ईशानी पर ही गुस्सा आ रहा था। अगर ईशानी आती तो मोक्ष भी उसे छोड़ने के लिए जरूर आता, तब वो मोक्ष को इंप्रेस कर सकती थी। उसने सब कुछ प्लान कर लिया था पर अब सब बर्बाद हो रहा था। स्नेहा ये सब ही सोच रही थी। तभी समीर अपनी कोल्ड आवाज में बोला, आपको सोसाइटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है बुआ दादी जी। किसी की इतनी औकात नहीं है जो ईशानी के बारे में कुछ बोल सके। और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो अगर वो मोक्ष के घर में रुकती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब राजवंश फैमिली को उनकी घर में उनकी होने वाली बहू की रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को प्रॉब्लम होने का सवाल ही नहीं उठता है। और ऐसा कौन है जो राजवंश फैमिली की होने वाली बहू पर सवाल उठा सकता है? समीर की बात सुनकर बुआ दादी जी और स्नेहा दोनों ही हैरान हो गई। इसका क्या मतलब? क्या राजवंश फैमिली को मोक्ष और ईशानी की रिश्ते के बारे में पता है? और क्या उन लोगों ने ईशानी को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है? पर इस कैसे हो सकता है? ईशानी जैसी गवार और बचपन से अनाथ आश्रम से रहने वाली लड़की को राजवंश फैमिली जैसी इतनी बड़ी फैमिली अपनी बहू के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? सौदामिनी जी हैरान होकर बोली, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? क्या राजवंश फैमिली को ईशानी और मोक्ष के रिलेशन के बारे में पता है? और क्या उन लोगों में मोक्ष और ईशानी को साथ रहने की परमिशन दे दिया है? पर इस कैसे हो सकता है? वो तो कितनी बड़ी फैमिली है, वो ईशानी को कैसे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं? स्नेहा भी बोली, हाँ दादी माँ सही बोल रही है, वो तो एशिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, वो कैसे ईशानी को एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये कहते हुए उसका दिल गुस्से और जलन से जल रहा था। ईशानी की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है कि मोक्ष जैसा इंसान उसे प्यार करता है? वहीं उन दोनों की बात सुनकर सबकी आंखें छोटी हो गई। दादाजी भी इस बार सौदामिनी को आंखें छोटी करके देख रहे थे। दर्शित थोड़े गुस्से से बोला, आपकी कहने का मतलब क्या है? क्यों मेरी बहन को राजवंश फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था? उसकी बात सुनकर और सबको ऐसे गुस्से से अपनी तरफ देखता देख सौदामिनी जी हड़बड़ा गई। उन्होंने अपनी दांत भींच लिया। फिर आपने आप को संभालते हुए बोली, अरे मैं तो बस उसकी भलाई के बारे में सोचकर बोल रही थी। मुझे लगा वो अभी बच्ची है, उसे पता नहीं कि बड़े खानदान में कैसे बिहेव करना है। मुझे बस चिंता थी कि शायद राजवंश फैमिली उनकी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मोक्ष राजवंश ने अगर बाद में उसे छोड़ दिया तो बेचारी की दिल टूट जाएगा ना। और तब तक सोसाइटी में सबको ये भी पता चल चुका होगा कि ईशानी और मोक्ष राजवंश साथ में थे, तब उसकी फ्यूचर का क्या होगा? मैं तो बस यही सोच रही थी, पर लगता है आप सबने मेरी बातों को गलत समझ लिया है। ये कहकर वो उदास होने की नाटक करने लगी, पर अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रही थी। यही हाल स्नेहा और प्रिया की भी था। बस बहुत हुआ, तुम्हें मेरी पोती के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मोक्ष बहुत अच्छा बच्चा, और इस दुनिया में तो उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मोक्ष ईशानी को खुद से कभी दूर नहीं करने वाला। इसलिए उनकी रिश्ते के बारे में सोचना छोड़कर खुद की पोती पर ध्यान दो। उसे ये भी नहीं पता कि कब कहाँ और क्या बोलना चाहिए। अब सब चुपचाप खाना खाए, दादी माँ ने कड़क आवाज में कहा। तो सब खाना खाने लगे। सौदामिनी ने और स्नेहा ने भी अपनी मुंह बना लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब वो प्रभा जी को कुछ नहीं कह सकते थे। उन्हें अच्छे से पता था प्रभा जी कितनी केपेबल है। वो तो अपनी बातों से रविकांत जी को भी चुप करवा देती थी, तो वो किस खेत के मूली है। डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। वहीं नंदिनी रूम में पहुंची तभी उसे तेजस की तरफ से कॉल आया। तेजस का कॉल देखकर वो शर्मा गई। 2 दिन पहले ही तेजस ने उसे प्रपोज किया था, पर उसने अभी तक तेजस को कोई जवाब नहीं दिया था। उसने कॉल रिसीव कर लिया तो दूसरी तरफ से तेजस की आवाज आई, बेबी अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब मुझे जवाब चाहिए। तेजस ने नंदिनी को आज रात 9 बजे तक ही टाइम दिया था। जैसे ही 9 बज गई उसके बाद तेजस ने नंदिनी तो कॉल किया। वो इस वक्त बहुत बेचैन था। उसे डर था कि कहीं नंदिनी उसे मना ना कर दे। उसकी आवाज से बेचैनी साफ झलक रही थी, जिसे नंदिनी भी महसूस कर सकती थी। क्या हुआ बेबी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? देखो तुम बस मुझे एक मौका दो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें खुद से प्यार करने के हजारों वजह दूंगा। नंदिनी की आवाज ना सुनकर दूसरी तरफ से तेजस ने बेचैन होकर कहा, जैसे उसे डर हो कि कहीं ईशानी उसे मना ना कर दे। वहीं उसकी ऐसी हड़बड़ाती और बेचैन भरी आवाज सुनकर नंदिनी को हंसी आ गई।
वो तेजस को टीच करते हुए कोल्ड आवाज में बोली, और आप मुझे कैसे खुद को प्यार करने की वजह देंगे मिस्टर सबरवाल। उसकी कोल्ड आवाज सुनकर तेजस और भी डर गया और हकलाते हुए बोला, मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम्हें पसंद हो, और जो तुम्हें पसंद नहीं मैं वो सब कुछ छोड़ दूंगा। तुम मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दो। उसकी हकलाती हुई आवाज सुनकर नंदिनी हंसने लगी। उसे इस वक्त तेजस की फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में सोचकर हंसी आ रही थी। वहीं नंदिनी की खिलखिलाती हुई आवाज सुनकर तेजस को सुकून मिला। फिर उसे समझ आ गया कि नंदिनी बस उसे चिढ़ा रही है। तो वो चिढ़ते हुए बोला, इसका मतलब तुम मुझे टीच कर रही थी। उसकी बात सुनकर नंदिनी अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, ऑफ कोर्स मिस्टर तेजस सबरवाल। उसकी बात सुनकर तेजस की होंठों पर भी स्माइल आ गई। वो खुशी से बोला, इसका मतलब तुम्हारी तरफ से हाँ है, मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई। उसकी बात सुनकर नंदिनी बोली, हाँ, पर ज्यादा खुश मत हो जाए। मुझे एक परफेक्ट प्रपोजल चाहिए, उसके बाद ही मैं मानूंगी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और अपनी फोन को रखकर तेजस के बारे सोचकर ब्लश करने लगी। अगर रितिका या बाकी दोनों यहाँ होते तो नंदिनी की लाल गाल देखकर उसे जरूर टीच करते। वहीं तेजस तो खुशी से झूम रहा था। वो अपनी बेड से बच्चों की तरह कूदते हुए बोला, येस फाइनली वो अब सिर्फ मेरी है। अब मैं भी देखता हूँ कि कॉलेज में कौन मेरी बेबी के आसपास आता है। मुझे भी मोक्ष की तरह नंदिनी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, ये सेफ रहेगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपनी खुशी इस वक्त वो किसके साथ शेयर करे। इसलिए वो जल्दी से नीचे चला गया। नीचे रोहिणी जी और मनन जी सोफे पर बैठे थे। तेजस जल्दी से पीछे से अपनी मोम की गले से लग गया। फिर खुशी से आकर उनके पास बैठ गया। उसे इतना खुश देखकर रोहिणी जी और मनन जी ने एक दूसरे को देखा। रोहिणी जी ने तेजस को देखकर पूछा, क्या हुआ, आज तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। तेजस खुशी से बोला, मोम आप भी सुनकर खुश हो जाएंगी, आज आपकी बहू ने मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तेजस ने ये बहुत प्राउड स्माइल लिए कहा, जैसे कहना चाहता हो, देखा आपका बेटा कितना काबिल है, अब तो आपको अपने लिए बहू ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर रोहिणी जी भी खुश हो गई। मनन जी ने बस सिर हिला दिया। रोहिणी जी बोली, चलो तुमने पहली बार कोई अच्छा काम तो किया और हम गुड न्यूज तो दिया, वरना मुझे तो लगा था कि मैं अपनी बहू को देखे बिना ही मर जाऊंगी। उनकी बात सुनकर तेजस थोड़े गुस्से से बोला, मोम आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप ऐसी बातें आगे से कभी भी मत करना। रोहिणी जी को पता चल गया कि उनके बेटे को मरने वाली बात पर गुस्सा आ रहा है। वो हंसते हुए बोली, ठीक है मैं कभी नहीं कहूंगी, पर तुम जल्द से जल्द मेरी बहू को हमारे घर ले आओ। उनकी बात सुनकर तेजस की होंठों पर भी स्माइल आ गई। वो तो बहुत जल्दी इस घर में आएगी ही। वहीं मेहरा मेंशन में गेस्ट रूम में सौदामिनी जी अपनी फोन को हाथ में लिए देख रही थी। तभी उनकी फोन पर कॉल आया, तो उन्होंने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया और बोली, तुमने इतनी देर तक मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। यश बेटा क्या तुम ठीक हो, और यहाँ इतना सब कुछ हो गया, इस बारे में मुझे पता ही नहीं है। तभी दूसरी तरफ से एक शांत आवाज आई, रिलैक्स माँ, आप इतना टेंस क्यों हो रही है। फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि यशराज ठाकुर था। उसकी बात पर सौदामिनी जी बोली, तुम मेरी फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए मैं परेशान थी। वैसे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं है और तुम्हारी बेटी तो अभी तक सबके दिल में जगह नहीं बना पाए। ऊपर से वो लड़की ईशानी वो कुछ ज्यादा ही चालक है। अगर वो नहीं होती तो सब कुछ ठीक होता। प्रिया अगर इस घर की इकलौती बेटी होती तो सब कुछ हमारा होता। ऊपर से उस लड़की ने मोक्ष राजवंश को अपने प्यार में फंसा लिया है। अगर हमने अभी उस लड़की को कुछ भी किया तो मोक्ष राजवंश जरूर हमें ढूंढ निकलेगा और उसे सभी राज पता चल जाएंगे। उनकी बात सुनकर यशराज बोला, रिलैक्स माँ, एक बार हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद मोक्ष राजवंश क्या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी, तब हम अपनी बदला ले सकते हैं। उसकी बात सुनकर सौदामिनी जी चुप हो गई। उनकी आंखों में नफरत दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष और ईशानी मोक्ष की रूम में थे और एक दूसरे में खोए हुए थे। मोक्ष हंगली ईशानी को किस कर रहा था। उसका हाथ सिडक्टिव वे में ईशानी की प्यार बॉडी पर घूम रही थी। दोनों की बॉडी इस वक्त बिना कपड़ों की थी। सुबह मोक्ष ने ईशानी को जो लव बाइट दिया था, उसकी मार्क अभी भी ईशानी की बॉडी पर थी। उसकी बर्फ जैसी मुलायम बॉडी पर उसकी बाइट मार्क मोक्ष को बहुत खूबसूरत लग रहा था। मोक्ष धीरे धीरे ईशानी की बॉडी के आपने बाइट मार्क को ही किस और सक करने लगा, जिस वजह से ईशानी और भी मदहोश होती जा रही थी। उसकी आहें उस रूम में गूंज रही थी और उसकी ये मीठी आहें हमेशा की तरह मोक्ष को इस वक्त और भी पागल बना रही थी। धीरे धीरे मोक्ष उसकी नेक से उसकी सीने तक आ गया और उसकी अभारों को सहलाने लगा। फिर अपनी होंठ उसने उसकी सीने पर रख दिया और किस और सक करने लगा, पर उसकी आंखें ईशानी की बंद पलकों पर थी। मोक्ष ने थोड़ा जोर से ईशानी की सीने पर बाइट कर लिया, जिस वजह से ईशानी की मुंह से सिसकी निकल गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसकी आंखें ईशानी की आंखों से जा मिली। मोक्ष उसे एक टीजिंग स्माइल लिए देख रहा था। उसे मुस्कुराते देखकर ईशानी को गुस्सा आ रहा था। मोक्ष ईशानी की सीने को एक साथ से प्रेस करते हुए बोला, तुम्हारी खूबसूरत आंखें सिर्फ मेरे ऊपर होनी चाहिए बीबी।
इतना कहकर वो फिर से ईशानी की सीने को सक करने लगा। ईशानी को तो शर्म आने लगी थी। धीरे धीरे मोक्ष ईशानी की सीने से होते हुए बेली तक आ गया और उसकी बेली को किस और सक करने लगा। ईशानी की सांसें तेज हो रही थी, तभी मोक्ष ईशानी के ऊपर आ झटके से उसके अंदर इंटर कर गया, जिस वजह से ईशानी की चीख निकल गई। मोक्ष ने ईशानी की होंठ पर अपने होंठ रख दिए और मूव करने लगा। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे ही डूब गए। दोनों को एक दूसरे के बाहों में सुकून मिल रहा था। उनका प्यार रात के 3 बजे जाकर रुका। मोक्ष तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। वो तो ईशानी से और भी डर तक प्यार करना चाहता था, पर ईशानी थक गई थी, इसलिए उसने ईशानी को छोड़ दिया और उसे अपनी बाहों में कर लेट गई। ईशानी के सोते ही मोक्ष की आंखों में को जेंटलनेस और कॉम एक्सप्रेशन था, वो तुरंत बदल गया। ईशानी को देखते हुए इस वक्त उसकी आंखों में पागलपन और ईशानी को सबसे छीन लेने की चाह झलक रहा था। वो ईशानी की गाल को सहलाने लगा। वो क्या सोच रहा है ये तो किसी को शायद कभी पता ना चले। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा, तो उसने ईशानी को प्यार से बेड पर सुलाया और टॉवल लपेटकर फोन लेकर बालकनी में चला गया। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए मेरी कहानी रीट ऑफ व्हाइट सोल सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर।